नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसन बा? आज हम पुरानी याद गौतम के साथ पहले लगा लेते हैं, जिसमें हम किस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर चुके थे और कहां हमें जाना है उस पर चर्चा कर लिए। क्योंकि जीवन में जहां जाना है और जहां से आप आए हैं उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट, टू डिविएट फ्रॉम द पाथ वेर यू आर गोइंग। उस रास्ते से जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं उससे आपका भटकना बहुत आसान है, क्योंकि शोर बहुत है और प्रेशर भी। प्रेशर इतने सारे और इतने अलग कि शायद हमें मालूम ना हो। इसलिए जरूरी है उस रास्ते पे अडिग रहना, और इसके लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन जो आपके दिल को भाए और बाकी दुनिया तेल लेने जाए। इसी बात पर पुरानी याद गौतम के साथ हमने क्या पढ़ लिया और हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि 11th 12th बोर्ड सीरीज जेई की भी आने वाली है, होमवर्क भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं आपको ज्यादा परेशान न कर दें, इसलिए फिजिक्स सिर्फ एक ही बात कहती है, अभी तुम्हारी जो दुनिया है वो डिफाइन कर दिया जाएगा। अगर उससे बाहर सोचा तो लगेगा पाप। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसी बात पर आइए याद करें उन लम्हों को जो हमने कूलम्स लॉ के नाम पे पढ़े। वैसे तो बिताए, बट ठीक है। तो कूलम्स लॉ, अब कूलम्स लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर दो चार्जेस हैं, एक हो Q1 एक हो Q2, इनके बीच में सेपरेशन हो लेट्स से R, और अगर ये एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और बहुत ही रूडिमेंट्री तरीके से चल रहे हैं हम, अगर मैं लेमन टर्म में कहूं तो एक धागा बांध दीजिए इनके बीच में। अगर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो उस धागे में एक हरकत दिखेगी। अगर वो फोर्स सब्सटेंशियली एक इंपैक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, लेट्स से वी हैव दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट डिस्टेंस व्हिच कैन टेल यू दैट। बट ये कहना बहुत ही लेमन टर्म में बात हो गई। तो टेक्निकल लैंग्वेज में एक तो हमने बात की टॉर्जन बैलेंस के लिए। टॉर्जन बैलेंस क्या था? वो डिवाइस जिससे हम इस फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ उतना ही बताया जिससे आपका काम हो जाए। मैं ट्विस्टिंग, टॉर्क, बैलेंसिंग इन सब चीजों पे नहीं चला गया। और इसी को कैवेंडिश ने यूज करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी वेरीफाई किया था। कहां पर? 11वीं कक्षा, यानी चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप अपने आप में से खोकर आप भूल गए कि 12वीं की सीमा लांघकर आप 11वीं में चले गए? इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर की डिमांड, भूख हर बार 11वीं के उस चैप्टर को गले लगा लेने की हो जाती। बार बार आप देखेंगे हर एक रिजल्ट, हर एक फॉर्मूला बार बार वहीं पहुंचना चाहेगा। हाँ, कुछ बातें अलग होंगी, कुछ वैरायटी अलग होगी, कुछ टाइप्स अलग होंगे, वो देखेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, दो चार्जेस Q1 Q2 से अब हैं, इनके मैग्नीट्यूड या मान लीजिए इनका नाम है और इनके बीच में सेपरेशन R है। तो कूलम्स लॉ कहता है भैया, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें ये जो K है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और ध्यान से देखिए, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ध्यान से देखना भैया एकदम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अगर मीडियम बदल दें तो क्या फोर्स बदल जाएगी? हाँ, बिल्कुल बदल जाएगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीडियम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें कैसे चेंज होगा वो डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये सारी बातें मैंने आपके सामने फेंक दी। उनको वहीं गिरे रहने दीजिएगा, उठाइएगा मत, क्योंकि इनको उठाने के लिए अभी समय लगेगा। दो तरीके हैं, या तो हम एनसीईआरटी फॉलो कर लें या हम जो मन करे वो फॉलो करें, जिससे काम आगे बढ़े। तरीका सिंपल है, फिजिक्स समझ आनी चाहिए। एग्जाम कोई भी हो, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट समझना है। तो समझने के लिए एनसीईआरटी को लेंगे बेसिस, ताकि उसके डिफिकल्ट लैंग्वेज, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, हर एक बात वहीं पर हो जाए। यानी बोर्ड की प्रिपरेशन भी चल रही है,
और भैया अपना नीट और जेई की प्रिपरेशन भी चल रही है। हाँ, एडवांस के लिए प्रैक्टिस डेप्थ में जाएगी बस, बाकी सब रहेगा सेम, क्योंकि फिजिक्स है जरूरी समझना, बाकी है इधर उधर का टाइम पास। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम डिपेंडेंट के बाद कि भैया ये है सेंट्रल फोर्स। क्या है ये? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करेगा चार्ज के टाइप क्या है, लेकिन लगेगा उस सेंट्रल लाइन, उस लाइन के अलोंग जो उन दोनों चार्जेस से गुजरती जाए। और अब बात रही अट्रैक्शन या रिपल्शन की, तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव करेंगे रिपेल यानी रिपल्शन, तो बाहर की तरफ जाता हुआ फोर्स, बाहर की तरफ। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, तो करेगा अट्रैक्ट यानी अट्रैक्शन, तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे 11वीं कक्षा में आपने फ्रिक्शन नामक फोर्स को पढ़ा होगा, नॉर्मल रिएक्शन नामक फोर्स को पढ़ा होगा, वहां पर जब तक उस सतह से जिस पर वो रखी है उससे चुंबन ना हो, तब तक कोई फोर्स का लगना ना होवे। जब वो उस आप मान लीजिए कि सरफेस पे खड़े हैं, आप किसी वेइंग बैलेंस पे खड़े हैं, देन एंड देन द वेइंग बैलेंस कैन रीड योर वेट बाय मेजरिंग द नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सूडो पूडो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, सूडो तो कह रहे हैं खाली। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं है, तब भी ये फोर्स लगता है। अच्छा, इसके बाद का क्या पॉइंट था सर? ये जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। इसका क्या मतलब है? एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका मतलब यह है कि अगर ये एक सिस्टम है तो ये इन दोनों पे लगने वाला फोर्स है जो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहा होगा, और एक समय पर लग रहा होगा, साइमल्टेनियसली दे विल बी एक्टिंग। यानी अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं तो ये सिस्टम के अंदर की फोर्स है और नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, और नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन। और सर दो ऑब्जेक्ट जब होता है तो सिस्टम बोलने में बार बार दिक्कत होगा, इसीलिए बात करिए सेंटर ऑफ मास की, तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और अगर उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, दिस इंप्लाइज कि जो उसका सेंटर ऑफ मास पहले कर रहा था वो करता रहेगा, जो पहले कर रहा था, अरे ये इतना ज्यादा हिंदी में चले गए, जो कर रहा था, ठीक, वही करता रहेगा। यानी अगर वो चल रहा था किसी स्पीड से तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, और अगर रेस्ट पर था तो रेस्ट पर रहेगा। क्या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होगी? नहीं, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। द सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी शिफ्टिंग, मीनिंग कि अगर यहां पर एक चार्ज है हमारे पास Q1, रुकिएगा, यहां पर हमारे पास एक चार्ज है मान लीजिए Q1, और यहां पर हमारे पास एक चार्ज है मान लीजिए Q2। अब इस दुनिया में सिर्फ यही दो चार्ज हैं, दो मात्र, तो यहां पर Q1 Q2 के बीच में कुछ था सेपरेशन, Q2 नहीं, Q2। तो Q1 Q2 को जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जैसे इनको रिलीज कर दिया, ये भागा इसकी तरफ, इसने भी कहा भैया, और ये दोनों भाग लिए। अब जब ये एक दूसरे की तरफ भागे तो हुआ क्या भैया? अट्रैक्शन था। सोचना, अगर मैं यहां पर एक एक्सिस खींच दूं और यहां से एक एक्सिस ऐसे गुजार दूं, तो मान लीजिए x है और ये y है, इसको ओरिजिन मानकर अगर मैं इन दोनों में कुछ होगा, मान लीजिए इसका मास m1, इसका मास मान लीजिए m2, और कुछ मैं कोऑर्डिनेट लिख दूं इनके लिए, उसके बाद मान लो यहां पर कहीं है सेंटर ऑफ मास, तो ये दोनों पार्टिकल चलेंगे और चलकर यहां पर आके इनका भिड़ंत हो जाएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, होमवर्क का हिसाब में एक साथ लेता हूं, चिंता मत करिएगा, होगा। हर एक चीज पर भरोसा और पेशेंस के साथ काम करिए, सिलेक्शन भी वही एकमात्र चीज डिमांड करता है। तो यहां पर जब इस Q1 Q2 को, जो कि मतलब अपोजिट पोलैरिटी चार्ज्ड पार्टिकल हैं, भाई साहब बहुत खिंच गया, Q1 Q2 चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और इनको छोड़ दिया, इनको जाओ, ये भगे। अब जैसे ये भगे भैया,
ये जाके टकराएंगे कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता और ये पार्टिकल है, पार्टिकल यानी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल के आई कि कूलम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी पॉइंट चार्जेस के लिए है। किसके लिए भैया, पॉइंट चार्जेस, यानी एकदम छोटू, या तो वो हो ही पॉइंट या तो उनके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट है, यानी रिलेटिव स्केल पर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक स्फीयर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, बट एक दूसरा स्फीयर है जिसको 5 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दिए हैं, उसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। अभी सेंटीमीटर वो किलोमीटर, तो भैया डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारा साइज है ऑब्जेक्ट का इतना नेग्लिजिबल ना है कि उसको बोलो चलो ठीक है। अच्छा, अब ये है पॉइंट चार्जेस छोटू। तो अगर ये पॉइंट चार्जेस हैं यानी इनका अपना सेंटर ऑफ मास इनके ऊपर रहेगा, और ये रहा Q1 का सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 यानी Q1, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 यानी Q2। जब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को बेसिस मानकर सेंटर ऑफ मास निकाला गया तो ध्यान से देखिए सिस्टम का आया सेंटर ऑफ मास। सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं, ये एक तो पेन है, इस पेन में बहुत सारे पार्टिकल हैं। मान लीजिए एक तो यहां पर पार्टिकल लटका है और एक तो यहां पर पार्टिकल लटका है, ये पार्टिकल है, ये है एक तो Q1 और ये है Q2। अब ये वाला थोड़ा भारी है भैया, तो इसका पलड़ा क्या होगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो भारी की तरफ सेंटर ऑफ मास यहां कहीं, मान लीजिए एक तो इसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो यही है, इसी पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, भारी वाले के पास। तो मान लीजिए वो रहा सेंटर ऑफ मास। अब जब ये दूर थे तब भी वही सेंटर ऑफ मास, जब ये दोनों पास आ जाएंगे एकदम बिंदु बिंदु से तब भी सेंटर ऑफ मास वहीं होना चाहिए। यानी इनकी लड़ाई, इनका मिलन कहां होगा, बोल दो भाई, कहां होगा इनका मिलन, कहां होगा इनका मिलन बताइए। तो इनका मिलन होगा सेंटर ऑफ मास पर। यही मैंने आपको पिछली क्लास में एक होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। आई होप यू सॉल्व दैट एंड यू आर स्टेइंग इन दैट सीक्वेंस, जिससे हम बेटर और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग निकाल पाएंगे। मतलब उसमें आपका भी रोल है, ठीक है, और रोल के आप ही मेन कैरेक्टर हैं, हम तो सपोर्टिंग में हैं, आप ही मेन है। बट आजकल की दुनिया में बिहेवियर क्या हो गया है कि टीचर को मेन रोल में और स्टूडेंट इज इन द सपोर्टिंग रोल, कि यस यू गो एंड वी आर देयर। अरे मेन पर्पस कहां गया भैया, करियर ओरिएंटेशन, अपना पर्पस। तो यहाँ पॉइंट चार्जेस, अच्छा तो ये यानी ये जो लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। समय देख लें, ज्यादा ना हो जाए, रिवीजन भी कमती रखना है। ओके, मतलब अब भैया लेक्चर है पिछला ऐसा पॉइंट चार्ज। उसके बाद सर ये जो फोर्स है हमें पता है, हम बताएंगे, हम फर्स्ट ये हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मीनिंग क्या है कि अगर इस सिस्टम की कोई एनर्जी है किसी भी तरीके से, कैसे वो सेकंड चैप्टर में बताएंगे कैसे एनर्जी आती है। बाहरी एक आदमी है जिसको एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, वो करता है काम और फिर उसी की एनर्जी से सिस्टम हो जाता है बाम, मतलब उस सिस्टम में आ जाती है वो एनर्जी। तो इसको रियलाइज करवाएंगे। यहां पर आप ध्यान से देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस है, सेकंड चैप्टर की कहानी है, भी बहुत दूर है वो तो, और मीडियम की प्रॉपर्टी भी वहीं आपको बताएंगे, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, प्यारा डिस्कशन। खाली यहां पर आपको पॉइंट्स दिखाकर आगे ले चलेंगे, एक फॉर्मूला जरूर दिखा देंगे रिलेटिव परमिटिविटी का, कह चुके, ठीक। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, उन कंजर्वेटिव फोर्सेस का इस्तेमाल एनर्जी कंजर्वेशन में होगा। बट अभी हमारे पास जब कोई फॉर्मूला हैया नहीं है एनर्जी का, कौनो डिस्कशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अभी एनर्जी का, फोर्स, फील्ड, फ्लक्स, गॉस लॉ के अलावा कछु ना है, तो बउआ रुको, सब्र हो, ठीक है। तो यहां कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब और इक्का दुक्का बात होंगी तो देख लीजिएगा, कोई बहुत जरूर, मतलब मैं जब डिस्कशन कर रहा हूं या आपसे जब मतलब एक चर्चा लगा रहा हूं तो मैं उन बातों पर एंड पॉइंट पर आकर रुकना चाहूंगा जहां मुझे लगा कि सफिशिएंट बात हो चुकी। अब लेक्चर पूरा बना ही रखा है बंदे ने एकदम डेप्थ में जाके हर एक पॉइंट के साथ, और उस सवाल को जरूर लगाइएगा होमवर्क में जो दिया था सेंटर ऑफ मास का। चलिए, तो ये थी हमारी मतलब पहले की बात, पुरानी बात, ठीक। पानी पी ले भैया, बोतल कहां गई, अरे बोतल गायब हो गई, इधर है, 1 मिनट रुकिएगा भैया, बोतल ले ले। चलिए, तो अब ये जो हमने पुरानी याद को जस्ट अभी ताजा किया और हम चाहेंगे
कि ये जख्मों की तरह बहुत पुराना ना हो, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर पढ़िंग, हम पढ़ रहे हैं इसको। तो अगर हम अभी रिसेंट में ही इस तरह से पुराने जख्मों जैसा इसके साथ बिहेव करने लगेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए रिवीजन एंड उसके साथ काम करते रहना वो जरूरी है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे आपके लिए कुछ सवाल हैं। देखिए, एक तो वो क्वेश्चन था, मैं एक साथ होमवर्क पूरा लगाऊंगा, चिंता मत करिए। ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी है आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन कहां के हैं? ये एनसीईआरटी के हैं। सर 11th क्लास में तो हमसे इतना एनसीईआरटी पर ना आप चर्चा कर रहे हो अपने वीडियोस में, कहीं पी मतलब कहने का मतलब है स्टार्ट किया था वहां से मैथमेटिकल टूल से, तो ऑब्वियसली बात है उसको हटाइए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अभी हम लोग प्लेन में चल रहे हैं। आई थिंक प्लेन में तो हम चलेंगे, लेकिन अभी हम मोशन इन अ प्लेन में है। काफी चीप था लेकिन चलिए कोई नहीं। हम अभी प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है, आई थिंक खत्म ही हो गया है। अब हम सर्कुलर मोशन या रिलेटिव इन 2D, जो भी दिल कहेगा उस दिन, ठीक है, जब बैठेंगे आपसे नजरें मिलाएंगे और नजरें मिलने पे कुछ ना कुछ होगा, तो उसमें ही जो तरंगे आएंगी वो कहेंगी, हम शुरू कर लेंगे। तो ये है होमवर्क, ये एनसीईआरटी, और यहां पर भी है एनसीईआरटी। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिए। मैं आज कुछ क्वेश्चंस पिछले क्लास के प्रैक्टिस के लिए लगवाऊंगा, वो लगाने के बाद आज के लेक्चर पर हम जाएंगे और देखते हैं, टाइम जितना परमिट करेगा एक लेक्चर के अकॉर्डिंग उतना ही हम उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो मैं 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, और मैं एक दिन में इससे ज्यादा पढ़ा लेता हूं, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाई आदमी बहुत कुछ कर रहा है, धीरे धीरे यू विल बी कैचिंग अप एंड आई विल ऑल्सो बी कैचिंग अप, ठीक है। तो यहां ये होमवर्क एनसीईआरटी का है, लगा लीजिएगा, ये भी लगाइएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है और लैंग्वेज अगर कंफ्यूजिंग थोड़ी रखनी है तो एनसीईआरटी जरूर करिए। मैं तो कहूंगा एडवांस के लिए जरूरी है 12th की एनसीईआरटी करना, 11th की भी कर लें, हमको कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी गुड। कोई अगर बोर्ड का अलग बता के चला रहा हो मामला तो गलत है, क्योंकि बोर्ड चाहे हो एडवांस, चाहे हो नीट, चाहे हो जेई, हर जगह पे एक ही है पुकार, फिजिक्स है जरूरी समझना। आप जब तक वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ समझ लीजिए क्वेश्चन देख देख कर फील कर रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, बिकॉज यू हैव दैट पर्टिकुलर नेम, दैट बुक, दैट कंटेंट, जो आसपास लोग बातें कर रहे हैं। तो भीड़ में आ गए आप, लेकिन जरूरत नहीं समझे आप। चलिए, तो ये दोनों होमवर्क लगा लीजिएगा। कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए है सेकंड वाला, और सेकंड वाले सवाल जैसा ही एक और आज मैं करा दूंगा, और एक और क्वेश्चन पहले वाले होमवर्क जैसा करा दूंगा। तो ये है ग्लिम्स ऑफ टुडेज लेक्चर एज वेल एज द होमवर्क, यानी पुरानी बात और मन की भी होगी। तो ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, फिर से एक और, ठीक। कोई हमने ये क्वेश्चन में अपना कोई रोल नहीं है हमारा, हाँ सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझावेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर, एक मिनट पेन चेक कर ले, थिकनेस बढ़िया है, बहुत सही। चलिए, ये सपोला हमने इसलिए बनाया ताकि चेक कर लें थिकनेस, क्योंकि इतना बड़ा लिख देंगे तो भैया। तो ये एनसीईआरटी का सवाल है। अब थोड़ा सा पहले इसको हम अपने मुंडी के पीछे से हटाकर, कुछ कट रहा है क्या? हाँ, अब कट जाता, चलो यहां तक रखते हैं, ठीक है। तो वही हाथ है जो इस बाबू का, वही छुपेगा हल्का सा, कोई नहीं। सवाल क्या है, आप इसे पढ़िए पहले, तो आप इसको पॉज कर लीजिए और पूरा पढ़िए। अब जस्ट थिंक, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इजी वर्ड्स। आसान भाषा में ये पूरा सवाल दिया जा सकता था, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़िए, और 12th में एनसीईआरटी कतई इंपॉर्टेंट है भैया। सॉल्व एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी की हर एक बात इंपॉर्टेंट है।
किसी भी टीचर को कितना भी बढ़िया ज्ञान हो, 12वीं की बुक में नहीं लिखा तो कछु भी कर लो। 11th में ऐसा हम नहीं बोले, क्योंकि 11th में जरूरी है क्रक्स को समझना, मैकेनिक्स को समझना, मोशन को समझना, रोटेशन को समझना, फ्लूइड के बिहेवियर को समझना, थर्मो, यानी आप उन कंसेप्ट्स को समझ रहे थे। और समझना सबसे आसान समझना सबसे आसान भाषा में होता है। साहब इतने स फट गया था एक सा। तो यहां है अ चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर ए, देखिएगा रंग बदलने पेन का। यहां चार्ज मेटालिक स्फीयर ए, ये रहा ए, इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड, ठीक है, इंसुलेटिंग थ्रेड रखा। अनदर चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर बी, नहीं तो चार्ज है ना, अर्थिंग वर्थिंग कहीं कुछ भी हो सकता है इसीलिए। फिर अनदर चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर बी, ये रहा बी, देखिए उसको हाथ लाए हैं पकड़ के उनको, ये रहे हाथ, ठीक है, बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, ठीक है, इज ब्रॉट क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल बहुत छोटा सा है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारा मकसद पढ़ाना है भैया, तो यही हमारा मकसद है बस, ठीक है। देखिए उसके बाद है एज सोन द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड, ठीक है, जो भी यहाँ पे रिपल्शन था, क्योंकि दोनों भैया पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स लगा उसको एफ आर लिख देते हैं। एफ आर मतलब रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो एफ आर है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ओके, ब्रैकेट में भी कुछ लिखा है, उसको हम जरूर यहाँ पर इंगित कर देंगे, जो भी सही तरीका होता होगा, हमको लग रहा है इंगित है, ठीक है। डिफ्लेक्शन बाय शैडो, इस पर ये जो इंगित किए हैं अभी हम, जो अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, ये सही वर्ड है भी कि नहीं बताइएगा जरूर, हमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड दीज टू लाइन्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन कोई ना कोई रील में, जरूर मैं लेके आऊंगा आपके सामने, बस पेशेंस रखिएगा। अभी उन मुद्दे पे या उन बातों पे आगे बढ़ते हैं जो चैप्टर के लिए जरूरी है। स्पीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्पीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। अच्छा, उसके बाजू में एक और फिगर है, दूसरी फिगर कहां है भाई, हाँ ये रही, थोड़ा बड़ा कर दें क्या इसको, रुकिए, ये देखिएगा, यहां पे आपको नजर आएगा ये ए और ये वाला बी, क्या किए, एक अनचार्ज्ड स्फीयर लेके आए, और कहीं पे आगे ये भी लिखा है कि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, क्योंकि आप इसी के बारे में सोच सकते हैं। अभी आपको याद होगा मैंने चार्जिंग मेथड्स पढ़ाया था, चार्जिंग मेथड्स में मैंने पढ़ाया था आपको कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, यानी रबिंग, और वहां पर कैसे चार्जेस आते हैं, अर्थिंग कहां पर होती है, कैसे कंडक्शन कैसे इंडक्शन किया जाता है, और क्यों रबिंग या फ्रिक्शन की वजह से बहुत जगह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, स्टैटिक चार्जेस रह जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं कहीं, वो हमने डिस्कस किया। पेपर का नाचना कंघी वो सब देख लीजिएगा। अभी हम उसके पॉइंट, उसका जो एंड पॉइंट था उस पर आते हैं। फिर मैंने आपको ये बोला कि अगर आप कंडक्शन कराते हैं और फिजिकल पाथवे देते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो चार्जेस क्या हो लेते हैं, भाग लेते हैं। और क्यों भागते हैं उसका रीजन पोटेंशियल है, सेकंड चैप्टर में आएगा, कितने भागेंगे वो सब भी आएगा, कब तक भागेंगे वो भी। अभी सिर्फ ये देखिए भागेंगे। अच्छा, आइडेंटिकल बॉडीज में मैंने आपको बताया था कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज टच कर दी जावे तो इसको फैक्ट की तरह अभी एक्सेप्ट कर लीजिए। सेकंड चैप्टर में प्यारा लॉजिक देंगे आपको, बहुत बढ़िया, और वैसे भी फिजिक्स बिना लॉजिक के कछु नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो स्पीयर्स हैं, इनको हमने जब अनचार्ज स्पीयर के साथ टच कराया तो अनचार्ज स्पीयर्स को हल्का सा जुरजुरी सी हुई, और इस जुरजुरी का मतलब यह है कि चार्ज ट्रांसफर हुआ। मैंने कहा था टोटल चार्ज का आधा आधा दे दीजिए। अगर मान लो कि पहले वाले केस में ए वाले के ऊपर चार्ज है Q1 और बी वाले के चार्ज है Q2, अब उसको टच कराया C के साथ, यानी वो तो अनचार्ज है, तो भैया Q1 प्लस 0 टोटल चार्ज हुआ। अरे ए पर Q1, जो C है इस पे Q1, इस पे 0, तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस 0, इसका आधा करिए Q1/2, यानी हमारे ए वाले स्पीयर पर Q1/2 चार्ज बचा है, और वो जो दूसरा चार्ज था वो भी Q1/2 चार्ज ले चुका। सॉरी, जो दूसरा सरफेस था, दूसरा चार्ज कैसा, वो तो बाद में बनाना भैया, तो ऐसा कह देंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए वापस से कहते हैं। जो दूसरी बॉडी है यानी सी वाला जो ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना था कि टच करो, आधा लो, निकल लो, ये सी है।
अब ए जो है वो पहले से रखा हुआ ऑब्जेक्ट है जो थ्रेड से बंधा हुआ है, उस पे चार्ज कितना बचा, Q1/2। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, बी को डी के साथ टच कराया, वो डी है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इस पे चार्ज Q2 था, दूसरा वाला अनचार्ज यानी 0, तो एक बार फिर से Q2 + 0 करिए और /2 कर दीजिए, यानी बी वाले पे बचा है Q2/2 और जो डी वाला था उस पे भी Q2/2, और उस Q2 को कह चल बे तू, वो निकल लिया क्योंकि उसको हटा दिया गया स्थिति में से। तो यानी हमें फाइनल जो हुआ, आखिर में जो हुआ वो यहां पर हमें, अच्छा चलिए कोई नहीं, कोशिश करते हैं लाइनें वहीं रह जाएं और बात बच जाए। कुछ कटा तो नहीं, वाह, कटा भी नहीं और बटा भी नहीं, और हमारे सर से कुछ सटा भी नहीं। सुनिए, अब वापस आते हैं कंटेंट पर, नहीं तो आपका मन हमको सटाने का और आप हमारा आपको सटाने का। चलिए, तो यहां जो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच में सेपरेशन इनिशियली इट वाज 10 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। फिर क्या बोला, ये वो कर लिया कहानी, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, यानी अब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फिर से निकालना है, यानी अब मुझे एफ आर डैश चाहिए। नीचे लिख दूं क्या ज्यादा बेटर रहेगा, यहां पर इस स्थिति में मुझे एफ आर डैश चाहिए, ये देखिए ना, ये देखिए ए एफ आर डैश, यही नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन चाहिए। अच्छा सर, पहले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को अगर एफ आर कह रहे हैं और दूसरे वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक, सर चार्जेस तो गिवन नहीं है, ठीक है, तो खाली कंपेयर कर लेते हैं और क्या, वो तो डिपेंड करेगा ना एनसीईआरटी ने सॉल्व में क्या कर लिया। अपने को सिर्फ अभी इससे मतलब है कि अपने इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं पूरा कंसेप्चुअली, और लैंग्वेज देखिए आप मेरे लिए वो, और वन लाइन पॉइंट में जरूर मैं रील में डालूंगा भैया, डेफिनेट है, आप चिंता मत करिए, मैं याद रखूंगा क्योंकि मैंने रंगा इसीलिए उसको, ठीक है। तो यहां पर सर यानी जब एफ आर लिखेंगे तो एफ आर लिखने का मतलब है सरकार के, वो तो वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वो मीडियम वाली बात हटाओ, उसको सेम ही रखा, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर उसको यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं, अभी रेशियो की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, और ब्रैकेट के अंदर लिखकर यूनिट भी लिख दी ताकि मैं ना भूल जाऊं कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो भैया उसने सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। अब मुझे एफ आर डैश, सर एफ आर डैश में के तो के रहेगा, सुन रहा है अभी, और Q1/2 फिर Q2/2 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी चार्ज भी और डिस्टेंस भी। सर ऐसा, ओ यानी दोनों चीजें बदली। अब इससे हुआ क्या कि मेरा दिमाग 2-3 बार इस बात पर गया कि दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी वापस आऊंगा यहां पर और यहां एक बात और लिख दूंगा 9th पॉइंट करके। सर ये लिखने की जरूरत है, हाँ, अरे एफ जो है वो डायरेक्टली Q1 Q2 पर डिपेंडेंट है, यानी किसी Q1 के लिए या किसी Q2 के लिए वो अलग अलग नहीं है। मतलब सर अगर यहां पर चार्ज है Q1 और यहां पर चार्ज है Q2, और ध्यान से देखिएगा इनके बीच में कोई भी मतलब रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है कुछ भी, उसकी चिंता मत कर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर मैं वो बात करूं तो वो Q1 पे डिपेंड कर रहा है, Q2 पे डिपेंड कर रहा है, नहीं भैया, वो Q1 Q2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है। और यहां पे चार्ज को साइन के साथ नहीं पुट करते हैं, पोलैरिटी चेक कर लेते हैं, टाइप के हिसाब से बात हो जाती है, टाइप कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरीके से। तो यहां ये जो दोनों चार्जेस हैं उस पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो बोलो तो क्या होगा सरकार, हम कैसे निकालेंगे, वो तो Q1/Q2। अबे यही तो समझा रहा हूं, यही तो मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट्स मिस्टेक यही होती है, दिस इज द बेसिक, मतलब यही दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। देख रहे हैं पंचर हो रहा है आदमी क्योंकि मिस्टेक की बात करनी है, सीरियस लीजिए स्टूडेंट्स। मिस्टेक क्या है कि यहां पर दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो 1:1 आएगा भाई। क्यों 1:1 आएगा? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस हैं और दोनों के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच में लग रहा है भैया। तू खींचा वो इतना खींचा, या तू धक्का दे रहा है वो धक्का दे रहा है, तो दोनों का वैल्यू सेम। अच्छा सर ठीक है, क्या दोनों पे लगने वाला, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनको छोड़ दें तो ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, और अगर किसी पे लगता है फोर्स तो वो पैदा करता है एक्सेलरेशन। मान लीजिए पहले वाले का एक्सेलरेशन a1 है, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन a2 है,
पहले वाले का मास m1 है, दूसरे वाले का मास m2 है। सरकार क्या एक्सेलरेशन का रेशियो भी 1:1 आएगा? कतई नहीं। वो डिपेंड करेगा मास पर, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली। जिसका मास ज्यादा उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन कम। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, और दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम है। यानी अगर फोर्स सेम है तो दोनों का मास इनटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन सेम है, और अगर वो कांस्टेंट है इसका मतलब मास एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमने m1/m2 या a1/a2 को m2/m1 लिखा। इधर 1 इधर 2 तो इधर 2 तो इधर 1, अल्टी पल्टी इनवर्स रिलेशन। और क्या सर एक्सेलरेशन सेम भी हो सकता है? यस, अगर मासेस सेम हो, लेट्स से द मासेस आर सेम, m1 इज इक्वल टू m2 हो, तो ये कट जाएंगे और a1/a2 की वैल्यू 1/1 आएगी। लेकिन ध्यान देना इस लाल रंग के वेवलेंथ पर कि ये तभी होगा जब मासेस हैं सेम। लाल रंग कह रहा है, लाल रंग पुकारे, ओ बाबरे देख, बस इतना ही था। तो यहां ये बात याद दिलाकर मैं आगे आ गया फिर से, और अब मैंने कहा भैया जो हमने फोर्स निकाली है एक बार ऐसा करें। अरे काहे साथ आ रहा है? देखिए फिर साथ आ रहा है। चलिए कोई नहीं, पेज ले लें, दोबारा लिख लेंगे, हम ही सॉल्व किए हैं, ठीक है। कभी कभी टेक्नोलॉजी जो है वो साथ नहीं देता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। टेक्नोलॉजी साथ दे ना दे, फिजिक्स जरूर देगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी विल कैच ऑन, फिजिक्स इज देयर, लॉजिक। चलिए, तो यहां पर जो फोर्स हमने लिखा पहले वाले के लिए था k q1 q2 बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरे वाले के लिए k q1/2 q2/2 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे भूलना नहीं कि चार्ज तो बदले ही, डिस्टेंस भी बदल गया, और बदल जाती हैं दूरियां, लेकिन इस केस में बदला हमने है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें, इसको रेशियो ले लेते हैं, तो ये था सरकार FR और ये है FR डैश। ध्यान से देखिए, बहुत छोटा ये क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट मुझे ये सब चीजें करानी थी, रिवीजन भी कराने में एक पॉइंट ऐड करा दिया, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा दिखाना वो भी हो गया, फिर इधर आ गए क्वेश्चन भी कर लिया, फिर ये जो NCERT की लैंग्वेज थी वो भी देख लिया, बीच में होमवर्क भी डिस्कस कर लिया बाबूजी। तो FR डिवाइडेड बाय FR डैश में k q1 q2 तू कहे जा तू, सेम है ना, और ऊपर बचेगा 1/10 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है, भूलना मत, लेकिन अब चलेगा क्योंकि नीचे वाला भी सेंटीमीटर है। सर q1/2 q2/2 यानी 1/2/2 का बाय 4 नीचे उतर आएगा, तो यहां बचेगा 4 × 5 का स्क्वायर। सॉरी, एक मिनट बाबू, एक मिनट। 1/10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मन नहीं मान रहा था कि वो सेंटीमीटर में लिखें कि ना लिखें, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये 1/, वो 4 नीचे उतर के आ गया, 4 × 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पता नहीं, मन, कोई नहीं, अच्छी बात है, कहीं और काम आ जाएगा। अच्छा सर, अल्टी पल्टी कर लें, बिल्कुल कर लें। 4 × 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर ऐसा नहीं लगता, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर अंदर भेजेंगे, 10 जाएगा, कट कट के बचेगा 1:1। यानी भले इतनी कहानी हमने की, बट डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमने इस पॉइंट पर चार्जेस को किया आधा आधा, यानी एक चार्ज को आधा करने से फोर्स आधी हो गई, फिर दूसरे चार्ज को आधा करने से फिर फोर्स फिर से आधी हो गई, यानी F/4 हो चुकी है। और डिस्टेंस को हमने जब आधा किया, भाई 10 से 5 कर दिया, 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर कर दिया, डिस्टेंस को आधा किया, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप उसे करेंगे कम तो फोर्स बढ़ जाएगी बड़ा। और किससे बढ़ेगी? तो R के स्क्वायर से या R से? सर R स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं मैं इस बात को, तो देखिए
आप चार्ज का रिलेशन समझ चुके हैं कि अगर फोर्स F था तो चार्ज की वजह से F/4 हो गई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस पर, सिर्फ एक पे नहीं, दोनों पे। तो Q/2 चलो, मतलब Q1/2 Q2/2 एक ही बात है, ठीक है। तो वो F/4 हो गई। लेकिन अगर मैं यही बात करूं डिस्टेंस के हिसाब से, तो वो डिस्टेंस का तो सर 1/r² के, मतलब वो आपका F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, जैसा सोचना है आपको, ठीक है। तो R और F में जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का है, स्क्वायर का है। तो जब उसको आधा किया तो वो 4 गुना बढ़ जाएगी, क्या फोर्स। अगर फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी तो 4 मल्टीप्लाई करती, आपको नहीं लगता फोर्स फिर से सेम आ जानी चाहिए थी, और वही हमारे इस कोरिलेशन में इसमें आया। लेकिन उसकी कहानी, उसकी लैंग्वेज और उसकी जुबानी ने जो बवाल मचानी, हमने कहा कट, बट वी हैव मोर एग्जांपल्स टू डिस्कस। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल है, दो प्रोटॉन है, टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अच्छा देखिए, अब हमें यहां पर निकालना है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा क्यों ऐसा सर, ये टाइम पास क्यों करना, एक क्वेश्चन दिया अभी आपको, उसमें ऐसी 2-4 चीजें आएंगी, करिएगा उसको। यू विल बी हैविंग मल्टीपल थिंग्स टू डू इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर यहां पे 2 प्रोटॉन है, मतलब ये प्रोटॉन आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। लेट्स से यहां तक का जो दूरी है वो है r। सेंट्रल लाइन बना देते हैं इनसे गुजरने वाली, ये रही गुजरती हुई एक सेंट्रल लाइन। तो शुरू कर रहे हैं इसलिए ये सब बातें करेंगे, बाकी फिर धीरे धीरे ये सब थोड़ी चीजें बोलेंगे, भैया लाइन है, ये लाइन है ना, ये सब फाइन है। तो यहाँ सेंट्रल लाइन पे 2 प्रोटॉन रखे हैं, यहाँ पे कील ठोक दी, इसको बोला चल बे यहीं रहे, भागना नहीं, अगर तू भागा तो देख ले। अब हमें रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। सरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले पढ़ रखी है, दोनों को लिखते हैं। यहां पर आता है K Q1 Q2/r², और ध्यान से देखिएगा K की वैल्यू हमें पता है, सब पुट करेंगे धीरे धीरे। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1 m2/r²। ठीक है, हमने कहा मुंडी खा तो नहीं रही, गर्दन बड़ी, गर्दन तो नहीं, गर्दन तो छोटी है, मतलब ऊपर का जो ठीक, चलिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm1 m2, काम की बात पे आते हैं ना भैया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है Gm1 m2/r²। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल दोनों हैं, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और क्योंकि जिन चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपने निकाल रहे हैं, उन्हीं के ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अपने निकाल रहे हैं। सर अगर इनको छोड़ देंगे तो क्या ये दोनों चार्जेस इन दोनों के रहते। सर प्रोटॉन है, एक बार थोड़ा सा बात कर लें क्या। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, ये वाला प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, दोनों पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और रिपल्शन जो होगा वो होगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। सर दोनों पॉजिटिव हैं, रिपेल करेंगे तो फोर्सेस बाहर की तरफ। और उस डॉटेड लाइन को बनाने का मतलब आपको समझ आया कि वहां पर फोर्स उसी सेंट्रल लाइन के अलोंग लगती है, ये प्रॉपर्टी है उसी लाइन के अलोंग। जहां दोनों चार्जेस से एक लाइन खींचिए और गुजर गई वही है। तो यहां पर ये फोर्स F है। अब रिपल्शन तो बाहर की तरफ, क्योंकि चार्जेस के ऊपर डिपेंडेंट था। सर ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है कि भैया 2 मासेस, 2 मैटर हमेशा एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करने का मतलब है ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, और अब ये भी F और F बना देते हैं। सर वो भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन ये है ग्रेविटेशनल और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये एक चैप्टर आता था पहले, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड करके। उस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें, पूरे फिजिक्स 2 साल की फिजिक्स में जो जो बातें आती थी उनका ग्लिम्स था, जनरल ग्लिम्स था, ठीक है। अब क्योंकि वो मतलब एक तो माइनॉरिटी हुआ, उसके बाद वो चैप्टर फिर एक्सटिंक्ट हो चुका है इस मतलब एग्जाम की दुनिया से, तो हमने उसको बचाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आगे के 2 साल के सब्जेक्ट में सब कुछ है। आगे के 2 साल के सब्जेक्ट में नहीं, आगे के 2 साल के सिलेबस में। सब्जेक्ट तो ये है, सब्जेक्ट्स है ना इसी। तो यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है K Q1 Q2/r², और ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm1 m2/r²। अच्छा, इनका चाहिए रेशियो, और उसने पहले बोला इलेक्ट्रिक, तो पहले इलेक्ट्रिक लिख, बाद में ग्रेविटेशनल लिख। अब इनको चलो पुट करना शुरू करें।
सर आर की चिंता मत करो, ये वाला आर और ये वाला आर एक दूसरे को ले भी देगा, ठीक है। तो यहां बचेगा के, नीचे बचेगा जी, और Q1 Q2, सर Q1 Q2 भी चलो पुट कर दें अब, या अगले पेज पे चल के पुट करते हैं, ठीक है। और नीचे है M1 M2। चलिए इनको कहते हैं आओ आओ आओ। अबे आर भी आ गया, कोई नहीं, इसे भी इस दुनिया में दिखाई दे, सबका हक है घूमना फिरना। चलिए तो यहां पर ये जो Fe अपॉन, अभी ये कैसा रंग है देखिए, इसमें पुट करना शुरू करते हैं। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे दोनों फोर्सेस हैं। व्हेन यू विल बी पुटिंग ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर कोरिलेटेड विद दैट लॉ, चाहे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, चाहे वो आपका अभी का कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज की बात कर रहे हैं बाबूजी। तो यहां पर ये जो के है वो 9 × 10⁹ और चार्ज लिखते हैं। सर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज हमें नहीं पता, अरे क्वांटाइजेशन पढ़ाए, इसके पहले होमवर्क दिए, उससे पहले क्वांटाइजेशन वाले का एग्जाम्पल लगवाए, नंबर ऑफ मोल्स एवोगेड्रो लेकर बताइए, और हम इस अगर ऐसे, ठीक है सर हमें याद आ गया 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर नीचे सर जी की वैल्यू क्या होती है, वो है 6.67 × 10⁻11, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे उसमें मास मल्टीप्लाई होते हैं ना, वहां तो दोनों मास पर डिपेंड करता है, भाई सेम कहानी भैया, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि दोनों के एग्जिस्टेंस, दोनों का जो मतलब नेचर है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा अब नेक्स्ट है सर मास क्या लिखें। 9.1 10⁻31 kg तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है सर, कुछ 1837 ऐसा कुछ है क्या, कुछ टाइम्स ऐसा कुछ है। अबे 1.67 × 10⁻27 kg, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या करेंगे भैया, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए जुकाम है, बीच बीच में आ जाता है, अपनी ही आवाज आना बंद हो गई चलिए ठीक है, वो नहीं ऐसा होता है कभी कभी आप ऐसे जुकाम में हो और अचानक से ऐसे सांस खींचें, मतलब सुन्न पड़ जाता है एकदम, ऐसा लग रहा है आसपास कुछ है ही नहीं ऐसा। चलिए तो यहां पर जो जो चीजें हम काट सकते हैं, जैसे 1.6 का स्क्वायर हम यहां रखते हैं, ठीक, उसके बाद 9 यहां पर रखते हैं, ठीक, देखिएगा कुछ रह ना जाए इसीलिए 6.67 यहां रखते हैं, 1.67 का स्क्वायर यहां रखते हैं, बाकी जो 10 की पावर है उनको हम कहते हैं आई। तो आ रहे रंग ना बदले। तो यहां 10⁻9 था और उसके बाद 10⁻−19 का स्क्वायर किया है, यानी 10⁻38, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक है अपने पास 10⁻11 और दूसरा है अपने पास 10⁻54 स्क्वायर है। बाकी सबको नहीं छेड़ते हैं, उनको लास्ट में देख लेंगे। 10⁻9 10⁻−38, ठीक है, ये बचेगा 10⁻−29, इसमें 11 और जोड़ दीजिए, 54 और जोड़ दीजिए, ठीक। अब 54 में से 29 जाएगा तो बचेगा 25, नहीं 1 मिनट रुकिएगा, सही कहे ना भैया, हाँ ये क्या हो गया है, मच्छर काट रहा है का, देख। तो यहाँ जो आपका 54 में से 29 गया तो बचेगा 25, 25 और 11 हो जाएगा 36, यानी 10⁻36 यहाँ पे अपने पास है फैक्टर। उसके बाद इधर आते हैं। अब मान लीजिए अगर 1.6 और नीचे 1.67 है, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर सेम ही मान लें तो इसको जस्ट अप्रोक्सीमेशन कह रहा हूं, और इसलिए मैं अपना सिंबल भी अब बदल दूंगा। अब ये है अप्रोक्सीमेटली कंपेयर करना है, तो अगर मान लीजिए इसको हम हटा दें और इसको 9/6 ही मान लें, ठीक है, 9/6 मान लें, तो 9/6 का मतलब कितना होगा 1, ठीक है, क्योंकि उस मतलब समथिंग 6.67 है ना वो,
ठीक है, तो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो जो हम डिवाइड करें, जैसे देखिए ये मतलब ये नंबर्स हैं, अप्रोक्सीमेशन करने का एक तरीका होता है अपना सिंपल। जब आप 9/6 करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे ये 1 3 35 1.5, बट आप सोचिए ना, हमने नीचे 1.67 था, 1.6 से ज्यादा था, तो वो भी डिवाइड करेगा तो आंसर थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। और फिर 6.67 को हमने 6 मान लिया, तो वो भी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो और बड़ा हो जाएगा, यानी आंसर और छोटा हो जाएगा। तो आई थिंक 1.2 या 1.3 के आसपास पकड़ लो, तो 1.2 इंटू 10⁻36, दिस इज आवर आंसर। इसको चेक कर लीजिएगा कहीं 10 की पावर मतलब भावनाओं में ना इधर उधर बह गई हूं। तो अब अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है, उस रेशियो पे एक बार नजर गड़ाइए, ठीक है। मान लीजिए 1.2 छोड़ देते हैं, 10⁻36 पे फोकस करते हैं रफली। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है भाई। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, वो ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक अजीब सी आवाज आई चेयर से, तो हमने कहा ये बिल्ली बिल्ली दाब दी के मतलब घर में कैसे में, ठीक। देखिए तो 1.2 10⁻36, अच्छा हो गया, आगे थे अपने। तो ये जो रेशियो आया वो 10⁻36 का है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36, मीनिंग कि वो बहुत स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी मच स्ट्रांग। आया बात समझ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी मच स्ट्रांग। अच्छा, इससे एक बात निकल के आई, भले आगे जाकर डिस्कस करते हैं बट कोई नहीं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा मतलब जल्दी से बता रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे। अब आप ध्यान से देखना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में क्या लगेगा, लगेगा ग्रेविटेशनल, और ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये होगा अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है। सोचिए रिपल्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई, रिपल्शन अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी सारे प्रोटॉन्स को धक्का दे दे के न्यूक्लियस छोड़ के भाग जाना चाहिए, और फिर कोई एटम बचे ही ना, सब खत्म हो जाए, नहीं। इसीलिए जरूरत पड़ी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की। या हम आगे जाकर पढ़ेंगे एक और फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो कहां आता है, किस चैप्टर में आता है, न्यूक्लियाई में। क्यों आता है वो भी बताएंगे, डीके वीके देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मतलब ये जो रेशियो मैं कह रहा हूं उसको याद मत करना, जस्ट अगर ये नंबर भी याद रह जाए 10⁻36 वाला, सर आपने 1.2 निगलेक्ट क्यों किया, बिकॉज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक बात याद दिलाना है मुझे। उस बात में ये है कि क्या आप दे रहे हैं अब अभी भी मेरा साथ, जैसे ही मैंने कहा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हाँ सुनना क्यों सर, साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर a × 10⁻b लिखा जाता है, तो अगर a की वैल्यू 1 से कम होती है तो हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, याद है ऐसा कुछ, वो सिर्फ 10⁻b मान लो या b मान लो। अगर a सॉरी 1 से छोटा, अरे भाई साहब रुको 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 रुको, अगर 5 से कम है और अगर 5 से ज्यादा है या 5 भी है, तो उस केस में आप 10⁻b+1 कर देंगे। लेकिन हमारे केस में जो हमारा फैक्टर मिला है, 1 लिख दिया था गलती से मैंने, फिर से मैं चेक कर लूं 5 भी। तो ये जो आपका साइंटिफिक नोटेशन आप लिखते हैं किसी नंबर को, जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो वहां पे 10⁻b+1 करना है या 10⁻b को रहने देना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻−31 kg। तो मुझे अगर उसको, अब मैं इतना बड़ा नंबर थोड़ी लेके बैठा रहूंगा हर बार चेक करने के लिए, तो मैं बोलूंगा यार 10⁻+30 मतलब सॉरी 10⁻−30 के आसपास है। क्यों, क्योंकि भैया ये 9.1 है ना, ये 5 से बड़ा है, यानी यहां पर आपका आंसर 10⁻b नहीं 10⁻b+1 होगा। आया कि नहीं, ठीक है। तेज बोलने के चक्कर में आवाज पंचर होने लग रही है, फट जा रही है। देखिए तो ये हुई अपनी बात, और कुछ और नेक्स्ट, 2 point charges are placed at separation 3 meter in vacuum. What can be the minimum force between them? अच्छा ये क्या बोल रहा है जी, मिनिमम फोर्स। अरे मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे, क्या सर मैक्सिमम मिनिमम मैथ्स आ गई भैया? अरे बाप रे, मैथ्स कहां से आ गई? देखो जब आप दो चार्जेस के बीच में डील कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले तो Q1 Q2 सेंट्रल लाइन सेपरेशन R,
जो कि इस केस में गिवन है 3 मीटर, ये 3 मीटर गिवन है। अच्छा, अब यहां पे आप देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सर जी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 पता ही नहीं, आर की जगह पे 3 का स्क्वायर है। सर 9 काटने का बड़ा मन कर रहा है, बट करेंगे क्या उसको काट के, क्योंकि अभी भी पॉइंट बचा है। अब देखिए मैंने कैलकुलेशन के लिए एक सवाल आपको होमवर्क में दिया है जिसमें थोड़ा आपका दिमाग खपेगा, और मैं कह रहा हूं आप एनसीईआरटी में जाकर उसको सीधा देख के अगर आपने कहा ना ऐसा कि बस हो गया, तो मन में कह रहा हूं मैं वही कहूंगा फिर आपको जो मन में कह रहा हूं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कट रहा है क्या? हाँ लगा था, हमको लगा ही था। ये कैलकुलेशन इंप्रूव करने वाला सवाल है, बहुत कुछ पूछेगा ये जो मैंने अभी डिस्कस किया उसमें से भी एक दो बातें आ जाएंगी, और शायद एक या दो बातें और पूछ लेगा बस। वो डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन। और एनसीईआरटी में बोर्ड में आप किसी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो, कोई इक्का दुक्का 2 क्वेश्चन नहीं मान सकते क्या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए डिफिकल्ट? तो क्या दिक्कत है? और 12वीं में भैया एनसीईआरटी मस्ट है, मस्त भी है, मस्ट भी है। ठीक है, चलिए तो उसको करिएगा जरूर, छोड़ना नहीं। अच्छा, अब सर मिनिमम फोर्स कैसे निकालें? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज पढ़ी थी हमने क्वांटाइजेशन, अबे का था, डरा दिया। तो क्वांटाइजेशन में हमने कहा था Q इक्वल टू NE। N का मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं या ऐड करते हैं तो यू क्रिएट चार्ज, and that charge is quantized, meaning the number of electrons that will be exchanged from a body can only be integral multiple of E. सिंपल, 3, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 2.5, 3.5, पौने 4, ठीक ठीक लगा लो, ऐसा नहीं होता इसमें। यहां फिक्स्ड प्राइस है, 3 निकालो चाहे 4 निकालो, ठीक है, वो वाले मार्केट है। तो Q इक्वल टू NE में E है हमारा एलिमेंट्री चार्ज। अब आप ये देखो कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज E है, अगर मैं N की वैल्यू 1 कर लूं तो आपको नहीं लगता सबसे छोटा चार्ज जो आप किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं वो Q इक्वल टू E होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। और यही तो था फंडामेंटल, दिस वाज फंडामेंटल। इसलिए जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने इस बात को बहुत ही एकदम तवज्जो दीजिएगा ये कहकर कहा, फंडामेंटल। और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत आसान चीज है ये, और ऐसी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको मतलब रियलाइज भी नहीं होगा, एंड इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल। अच्छा, तो फंडामेंटल चार्ज जब E है, यानी यहां पर आप कुछ ना करो, E इंटू E लिख दो, Q1 भी E, Q2 भी E। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक बार चेक कर लें, अटक तो नहीं रहा आदमी, रुकिएगा। मतलब वो अब भैया सब अपने ही दम पे है, सब अपने ही जुगाड़ पे है। एक फोकस है, एक पाथ है, एक एम है, एक रास्ता है, एक डायरेक्शन में निकल पड़े हैं, बिना ये सोचे कि क्या सब परफेक्ट होगा, कोई मतलब नहीं, सिर्फ पहुंचना है, और पहुंचने के लिए रोज लगे रहना है बस। तो यहां पर ये जो E है एलिमेंट्री चार्ज है, ये अपना लिख दिया। E की वैल्यू कितनी होती है सरकार? 1.6 10⁻⁻19। मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि दोनों की जगह वही लिखना है बस। वो नीचे 3 स्क्वायर और 9 काट लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। 1.6 का स्क्वायर आपको पता है 10⁻⁻19, और उसका मतलब देखिए स्क्वायर करना है, याद रखिएगा स्क्वायर करना है बाऊ साहब, भूलना नहीं। चलिए, तो इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये मिनिमम फोर्स होगी 3 मीटर। देखिए डिस्टेंस उसको बताना पड़ेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी आप अपने मर्जी से ले लेंगे। नेक्स्ट है, अ चार्ज इज टू बी डिवाइडेड ऑन द 2 ऑब्जेक्ट्स, ओके, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज इन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अबे क्या है बे, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम, जरूरी है। अब फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, और अगर फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम तो कैसे पता करेंगे कि फोर्स उनके बीच की मैक्सिमम हो चुकी? सर फिर से डिफरेंशिएशन, पिछले में तो मिनिमम बोल के भी डिफरेंशिएशन किया नहीं, एक पॉइंट था, यहां पर भी एक पॉइंट है, बट इस बार पहले डिफरेंशिएशन से होके गुजरेंगे। देखिए, एक चार्ज है मान लीजिए, टोटल कुछ दिया है, हाँ ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बस यही जानना था, क्योंकि क्वेश्चन ने जो कहा उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा।
और जो वो कहता है सिर्फ उसी को सोच सकते हैं, वही, वो घोड़ा नहीं होता है ऐसे फ्लैप लगा के वो बस दुनिया की सारी चीजें इधर और इधर सब कुछ छोड़ के बस ऐसा स्ट्रेट एकदम फोकस। तो यहाँ पर एक तो क्यू चार्ज था, जो चाकू लाए उस चार्ज को बोले इसे ठीक काट लिए, फिर बोले ए लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो। तो यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, टू ऑब्जेक्ट्स। इसको तोड़ा, जैसे एक है एक्स, क्योंकि जब जब मैथ्स को नहीं पता होता कुछ कुछ, वो कहती है आओ एक्स, मतलब ये वाला एक्स। और दूसरा जो चार्ज बचा वो है क्यू माइनस एक्स, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड होगा, जितना दिया था उतना ही है ना। पापा के दिए पैसे थोड़ी हैं कि बढ़ जाएंगे। तो यहां एक्स और क्यू माइनस एक्स वो कंजर्व्ड नहीं, ठीक है। मतलब ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, चलिए इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो एक्स और क्यू माइनस एक्स इनको जोड़ेंगे तो क्यू बचेगा, यानी हमने चार्जेस को दो भाग में, दो इक्वल भाग में नहीं कहा, दो भाग में तोड़ दिया। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक जो ऑब्जेक्ट है वो Q1 है, उसका मैग्नीट्यूड x के बराबर है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको Q2 यानी Q माइनस एक्स, अच्छा लगता है Q1 Q2 लिखना इसलिए बार बार लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। और इनके बीच में एक सेंट्रल लाइन बना दी, ये जो ऐसे गुजरती हुई निकल गई, ठीक है। बार बार आता है मतलब सेंट्रल लाइन गुजरा हुआ समय। तो अब ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस r है, उससे वैसे भी कोई मतलब नहीं है, और ऐसा बोल रखा होगा शायद अच्छा डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है। अब वैसे भी एग्जांपल मेरा है, माय लाइफ माय रूल्स, लेकिन ये माय लाइफ नहीं, ये फिजिक्स है। तो वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको मैं जब जब देखिए, जब भी एग्जांपल में मैं अगर कोई त्रुटि नहीं होती, कोई करेक्शन नहीं होता, कोई ओमिशन नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। मेरी एग्जांपल में लिखते टाइम, उस टाइम मैं जिस सेंस में था कि हाँ ये बात कर लेंगे, तब कर लेंगे, ऑन द स्पॉट करेंगे, कुछ नया आ जाएगा, कुछ अलग वेरिएशन भी हो सकता है कुछ और, तो उस पर्पज से लिखा होगा बहुत पहले। अब मैं उस ऑन द स्पॉट यूज कर रहा हूं तो मैं रट के नहीं बैठा हूं। फिजिक्स वैसे मेमोराइजेशन का काम नहीं है, और मेमोराइज हो ही जाता तो बाकी चीजें पढ़ा रहे होते। चलिए, तो Q1 Q2 में अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको अगर लिखेंगे तो वो फिर से वही कूलम्स भैया का Q के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग हिज नेम इन अ फनी वे, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल, बिकॉज आप ये नहीं जानते कि जिस चीज को आप शायद ये सोच रहे हैं कि कितना यूजलेस चीज है, उसका एप्लीकेशन, उसका बेसिस, उसका यूनिफिकेशन कहां से आया, उसका मेन जो एप्लीकेशन है वो कहां था, किस पॉइंट से वो गुजरा है, तब जाके वहां आया। शायद आप जिस चीज को यूज कर रहे होंगे वो बहुत बढ़िया लगता होगा आपको, लेकिन आपको उसका क्रक्स, उसका बेसिस नहीं पता, इसलिए रुक जाइए 12th खत्म होने तक। चलिए, तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा सर, इसमें K तो कांस्टेंट है, इसकी चिंता क्यों करना, R वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि आपने कह दिया फिक्स्ड है। अब हमने तोड़ा किसको है, चार्ज को। चार्ज को जब तोड़ा तो Q1 था, यहां पर K बाय आर स्क्वायर को ऐसे ही बाहर निकाल लेते हैं, क्या मुंडी बीच में आ रही है, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद हम पुट करते हैं चार्जेस को, एक चार्ज है x, दूसरा चार्ज है q माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने पे ध्यान से देखना, इसमें k बाय आर स्क्वायर की चिंता छोड़ो और फोकस करो खाली q इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पर। नहीं दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यही मिलेगा ना, q इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। अगर ये फंक्शन, इफ दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, अगर ये फंक्शन मैक्सिमम है, इफ दिस इज मैक्सिमम, दैट मीन्स आपड़ो काम થઈ ગયું, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट था। तो सर इसी पे चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा देखो, फंक्शन है, सीधा फंक्शन लिखता हूं, q इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। पता नहीं क्यों बार बार मन कह रहा है चेक कर कहीं अटक तो नहीं रहा ऐसा, क्योंकि बहुत दिन हो गए लेक्चर्स, आदमी भाव होता है ना, एक पॉइंट के बाद यू गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट अब प्योर खाली फिजिक्स पे फोकस करो, बाकी लाइटिंग पाइटिंग आदमी ये वो तेल लेने जाए भाई, मेन मुद्दा एक ही है, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। मान लीजिए फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, और किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि x ही वो वेरिएबल है, तो वो होगा 0 के बराबर। ये कब होता है, एट मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमा या मिनिमा किसी पे भी होता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मतलब एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा अभी, और किस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, ठीक है, किस लेवल तक की बात कर रहा हूं। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो 0 मिला। सर ये डिफरेंशिएट करने पे 0 क्यों, क्योंकि जब भी कोई कर्व अपने मैक्सिमा या मिनिमा पर होगा तो उसके मैक्सिमा या मिनिमा पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, और उसी को बोलते हैं dy by dx, तो वो स्लोप 0 होगा, उसी को अपन कहते हैं dy by dx। अच्छा,
अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसको जब डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आया, पहला पॉइंट है क्योंकि स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा q माइनस 2x, क्योंकि q कांस्टेंट है ना भैया, टोटल तो कांस्टेंट ही है, कंजर्व्ड है, आइसोलेटेड है, ठीक। x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 x स्क्वायर का 2x। अच्छा, इसको 0 से इक्वेट किया सर, इससे x की वैल्यू मिल गई है कुछ तो q/2, ठीक है। अब हमें बहुत खुजली हो रही है मैथ्स में जो पढ़ा था उसको अप्लाई करने की। चलिए रूल 2 मतलब स्टेप 2 पर आ जाए, रूल 2 नहीं स्टेप 2। इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करिए, दोबारा जो आपने डिफरेंशिएट पहली बार किया ना ये वाला, इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करिए। तो आप ध्यान से देखिए -2 आएगा। अरे क्यू का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल 1, -2 बचा, ये लेस देन 0 है। और जब डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 होता है यानी जो रूट आपने उससे पहले निकाला है वहां पर एग्जिस्ट करता है मैक्सिमा। और ध्यान से देखिए एट x इक्वल टू q/2 द फोर्स द फंक्शन द फोर्स विल बी मैक्सिमम सीक्वेंस। पहले फंक्शन फिर फोर्स, हमने पहले फोर्स बोला बाद में फंक्शन बोला, अरे ठीक है। तो यहां पर जब आप एक चार्ज है उसको आधा आधा तोड़ दीजिए 2 इक्वल भागों में और दोनों पर दे दीजिए, और देने के बाद उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए। वो फोर्स जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होता है, सिंपल बात, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होता है। यही सेम सवाल ग्रेविटेशन में भी लगाया जाता है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली। तो यहां पर चार्जेस को 2 इक्वल भाग में तोड़ दीजिए और इस तरह से काम हो गया। अच्छा, अब कॉम्पिटिटिव वाली बात। प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू विल सी दिस कि जो मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस होते हैं वो अगर मैं मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चन या एडवांस के डिफिकल्ट ना, नॉट मतलब एडवांस के डिफिकल्ट, एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है, और मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो वो शायद ऐसे फंक्शन, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो वो शायद ऐसी सिचुएशंस दे जहां पर आपका इनिशियल फंक्शन क्यूबिक हो, फर्स्ट डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक हो और डबल डिफरेंशियल सिंगल पावर को बेयर करे। x³ x² x, रूट्स बढ़ जाएंगे। अगर पहला फंक्शन x² है तो पहला डिफरेंशियल x आएगा, यानी एक पावर कम हो जाएगी। याद है पावर रूल, x⁴n। तो वो जब एक यानी एक ही रूट मिलेगा तो एक ही चीज होगा, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। और कॉम्पिटिटिव में या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा होता है अप टू मेंस मीडियम लेवल क्वेश्चंस। अगर डिफिकल्ट वाले पॉइंट पर चला जाऊं, उस बात पर चला जाऊं, तो मैं नीट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। पेपर भले इस बार डिफिकल्ट हुआ, एक साल या 2016 के बेसिस या कोई एक साल के बेसिस पर हम नहीं कहेंगे कि डिफिकल्टी इतना अब्रप्ट हो जाएगी। दे विल बी मतलब उसको उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैनेज करना चाहिए, ये उनका धर्म है, नहीं तो पाप लगेगा। तो यहां पर ये q/2 यानी चार्जेस को आधा आधा तोड़ दीजिए, फोर्स विल बी मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट सवाल। 2 insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने 3 मेथड पढ़ाए थे चार्जिंग के, उसमें से पहला मेथड जो था, नॉट सीक्वेंस में, एक मेथड जो उसमें था कंडक्शन, उस पे ये सवाल हमने कर लिया। अरे ये नहीं भाई, रुकना, बहुत पीछे, उस पे ये सवाल हमने कर लिया। थोड़ा आपकी नजरों के सामने ले आए हल्का सा, ये सवाल हम कर चुके हैं। जहां पे हमने किसको यूज किया, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने कंडक्शन को यूज किया है, फिजिकल पाथवे को यूज किया है। और उसके बाद अब जो हम सवाल कर रहे हैं, रुकिए डायरेक्ट वहीं चलते हैं अगर नजर आ जाए तो। और अब जो हम सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो हम नहीं मतलब हम लोग, एज अ हम, राजा महाराजा वाला हम नहीं, ठीक है। तो 2 insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1.6 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.9 Newton, how many electrons were transferred from one surface to the other during rubbing? देखिए, जब आप दो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, यानी डिफरेंट मटेरियल के हो, मान लीजिए सेम मटेरियल को आप रगड़ते जाएं तो शायद जिन निकल जाए थोड़े दिन बाद, लेकिन चार्ज तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल, याद है कंघी, वो सब गाड़ी का एग्जांपल बहुत समझाए थे भाई, वो सिल्क क्लॉथ, एम्बर, रॉड, ये सब समझाए थे। तो अब हम उसको सीधा सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सवाल कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट रगड़े, जैसे 2 ऑब्जेक्ट रगड़े उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हुई। हीट पैदा होने से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके पास भगे, और जो ज्यादा मतलब सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर एक डिफरेंस है उसके बीच में,
तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे बोला चल बे, वो लूज थे, जाओ जाओ। दूसरे ने बोला आजा 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 आजा, आगे आगे, खुशी इलेक्ट्रॉन को देख के, और उनकी खुशी में इनकी खुशी घुसी हुई है। तो इसी बात पर वो चार्ज जो यहां आ गए। अच्छा, तो एक बॉडी 1 हो गई पॉजिटिवली चार्ज और बॉडी 2 हो गई नेगेटिवली चार्ज। अब हम आपको एक और बात बताए थे कि यहां जो चार्जेस क्रिएट होते हैं वो ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं और इक्वल अमाउंट में होंगे, कि अगर ये Q तो ये भी Q मैग्नीट्यूड में, बस ये प्लस और ये माइनस। रीजन बीइंग ऑपोजिट पोलैरिटी चार्ज यहां पर क्रिएट होते हैं। और ये जो चार्जेस यहां पर क्रिएट हुए हैं यही शायद वो हमें ढूंढने को कह रहा है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा भाई, वो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहा है मतलब एग्जांपल कह रहा है कि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर। छोटा छोटा स्फीयर है, इसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है। वही वाली बात है। सर इस 1.6 सेंटीमीटर का रोल है? अरे बिल्कुल है भाई, का है नहीं है, बताइए। फोर्स दिया है और कुछ पूछ रहा है तो निकालने में नहीं यूज करिएगा। देखिए अब यहां क्या करें, तो ये है Q1, ये है Q2, इनके बीच का सेपरेशन है 1.6 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखिएगा, अब हम निकाल रहे हैं चार्ज को। सर क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में या कूलम्स लॉ में कहीं भी चार्ज को साइन के साथ नहीं पुट किया जाता, सिर्फ लिखा जाता है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां लिखा F, व्हाट इज F? 0.9। अरे पहले पूरा लिख लें भाई, बहुत वो होता है ना, एक अंदर एक इंसान है जो खुद के प्रिपरेशन, खुद के मोड में चला जाता है, बार बार उसे रोकना पड़ता है, नहीं तुम टीचर हो, मतलब बहुत साल से पढ़ा रहे हैं तब भी यही होता है। उसका रीजन है दैट जब मैं पेपर्स डिस्कस करता हूं, जब मैं टेस्ट पेपर डिस्कस करता हूं, असाइनमेंट डिस्कस करता हूं, डाउट डिस्कस करता हूं, तब मैं कहानी सुनाने बैठ गया तो हो गया। आपका दिमाग डिविएट होता रहेगा बार बार, पढ़ने में चलता है, बिकॉज अभी हम फ्री माइंडेड, एकदम खाली दिमाग लेकर, लिटरली नहीं, हम बैठे हैं और वो ग्रास्प कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। तो अभी का जो ये जो अपना फोकस होता है उसमें इधर उधर कूदते रहना जरूरी है, केओटिक लगना चाहिए, परेशानी होना चाहिए। लेकिन जब यही चीज हम पेपर डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं, तो वो इंसान बार बार बीच में आता है जो कहता है चलो स्टेप्स खा जाएं और जल्दी से कर दें, बट नहीं, हमको पढ़ाना है। और यही बात बंदा बोर्ड में भूल जाता है। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तो आज करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स की जब आप बात करें, एक साइड है बोर्ड्स और दूसरी साइड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपका अप्रोच थोड़ा सा जल्दी होता जाएगा। आप ट्रिक्स ढूंढेंगे, तरीके ढूंढेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मिस्टेक्स भी होंगी बट कोई नहीं, क्योंकि हमारे नीट और मेंस जेई, मतलब जो जेई मेंस, सॉरी मिरर बना दिए हैं नहीं, मतलब तो यहां पे जो नीट और मेंस है उसमें टाइम बेस्ड एग्जाम है, टाइम बेस्ड। नीट और मेंस जो है वो टाइम बेस्ड एग्जाम है, टाइम बेस्ड, ठीक है। और जो एडवांस्ड है, जेई एडवांस, वो है भैया टाइम बेस्ड नहीं, वो है कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम। यानी हौले हौले समझते हुए, आएगा तो करो, नहीं तो फिर तुक्के मारने वाला काम नहीं चलने वाला। इट्स अ डिफरेंट एग्जाम। लेकिन जब आप इनके बीच में एक इस तरह की रेखा लगा दें, ठीक है, जब ये बीच में इस तरह की रेखा आप लगा दें तो आप समझ जाइए कि जब आप इस दहलीज के इस पार होंगे तो आप प्रिपेयर करते करते आपका एनालिटिकल ब्रेन ज्यादा चलने लगेगा। आपकी कोशिश, इच्छाएं, चाहे वो मैथ्स भी क्यों ना हो, अगर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं तो आपका अप्रोच वही हो जाएगा कि अरे मुझे तो आता है। वो शो ऑफ में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में आप जल्दी जल्दी कूद पड़ेंगे यहां से वहां और फिर बोर्ड में लग जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले बोर्ड भी रिक्वायरमेंट है ही है ना भाई, है कि नहीं? कि सिर्फ हम सुबह उठते हैं और सिर्फ यही चिंता करते हैं कि सीट कहां मिलेगी। अरे मिलेगी, लेकिन सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच। तो यहां भैया लिखना पड़ता है और लिखने के लिए चाहिए शब्द, स्टेप्स, तरीके। और वहां अगर आप सीधा का सीधा ऐसे हमको आता है दिखा देंगे तो ये भी कहेंगे टाटा। ऐसा ना कर तू, सुन मेरे बात को, ठीक है। अब बात, मतलब जो हमारा सवाल है, वापस उस पॉइंट पर आते हैं, आपकी बात, ठीक है।
तो यहाँ 1.6 सेंटीमीटर है। अच्छा सर ये तो होगा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर लिख लें, इसमें आप नोटिस करिएगा जो f है उसको ले चलें आगे या लिख लें पहले, चलिए एक बार मतलब लिख लें उसको। f कितना है 0.9 न्यूटन है। k की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ी यहां से लेके जानी है, वो तो हमें पता है, मतलब अभी एयर है, वैसे भी सवाल में कोई मीडियम की बात नहीं है। देखते तो यहाँ q1 q2, अच्छा जी व्हाट इज q1 पता नहीं, व्हाट इज q2 पता नहीं, वही तो निकालना है बे। और नीचे लिखेंगे 1.6 सेंटीमीटर यानी 1.6 10 टू द पावर -2, ये सेंटीमीटर में था मीटर में कर लिया और कर देंगे उसका स्क्वायर क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब इसको ले चलते हैं, आओ आओ तुम्हें सैर पे ले जाएं, आओ आ जाओ। देखो अब जो था लिख लिया, कुछ एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ गड़बड़ाया ना हो। 1.6 सेंटीमीटर 0.9 ठीक है ये वो। अभी बात देख लीजिए क्यों नहीं चाहिए कुछ और, लेकिन रुकिए जाना वहां तक पड़ेगा। तो यहां 0.9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सर ये 0.9 और ये एक साइड कर लें सब कुछ, चलो जल्दी से कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर की वैल्यू, एक मिनट, क्यू स्क्वायर जी हाँ, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, एक बहुत खुजली मच रही होगी आपको, चलिए पहले इसको काट लें। तो यहाँ 0.1 बचेगा, मतलब 10 टू द पावर -1 साइड पे ले लेते हैं, वही वाली बात है। फिर 10 टू द पावर 9 ऊपर चला गया। अच्छा तो 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा सर, क्यू स्क्वायर है यहाँ पर, 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा मतलब 10 टू द पावर -9, और वो 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -10 हो जाएगा इंटू 1.6 10 टू, मतलब इसका स्क्वायर कर लेते हैं और 10 टू द पावर क्या है -4 बाहर निकाल लेते हैं। 1.6 का स्क्वायर ऐसे लिख रहने देते हैं। अच्छा इसको जब देखें तो ये आएगा 1.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस कितना है 14, ये क्यू स्क्वायर है। अब क्यू निकाल लें तो 1.6 स्क्वायर रूट ले लें, वैल्यू निकाल रहे हैं भैया, फंक्शन कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे, तो ये -7 आ गया। अब सर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला था और क्वांटाइजेशन, इसको भी ले चलें अगले पेज पे, इसको भी ले चलो अगले पेज पे। आ गया आ गया, Q इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -7। सर ये कूलम में है, हाँ क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में लिखा था। और क्वांटाइजेशन कहता है Q इक्वल टू एनी, n है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर में, तो n क्या होगा, n विल बी इक्वल टू Q बाय E। ध्यान से देखिए Q की जगह पे हम लिखेंगे 1.6 10 टू द पावर -7 कूलम, और E होता है 1.6 10 टू द पावर -19। ये ऊपर जाएगा 1.6 कट जाएगा, 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +19, 10 टू द पावर +19 19 में से 7 गए बचेंगे 12 यानी 10 टू द पावर 12, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक्सचेंज किए गए हैं, एक्सचेंज, दिस इज द एक्सचेंज, दिस इज द एक्सचेंज मैन। एक से दूसरे पर अतला बदा इलेक्ट्रॉन्स भाग से, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन। चल तो यहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है 10 टू द पावर 12 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, आई एम ट्राइंग नॉट फॉर द फिजिक्स, फॉर द लैंग्वेजेस, ओके, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। फिर भी क्या, चलिए तो अब ये एक बात की, ठीक है, बाकी एक घूंट पानी पी लें। रीजन बीइंग, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया, वो थोड़ा जुकाम जब आदमी को होता है। चलिए तो आज क्या करेंगे सर, 1 घंटा 13 मिनट के बाद आपको याद आया आज क्या करेंगे। अरे आज क्या करेंगे मतलब कि अब हम किस तरफ बढ़ेंगे, और याद रखिएगा होमवर्क दिया है उसको छोड़ना नहीं। अरे बहुत पीछे आ गए और इतना पीछे भी नहीं आएंगे। तो आज क्या करेंगे, आज क्या करने वाले थे, मतलब रीजन बीइंग यू शुड हैव अ लिंक कि सर अभी शुरू करेंगे, नहीं, फोकस ये था कि ये सब कुछ करने के बाद वहां जाना है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी बातें थी, इतनी चीजें करनी थी, डिस्कस कर रहे हैं, एकदम थरोली सीख रहे हैं, तो मैंने कहा तो ये आज क्या करेंगे की बात बन गई आने वाले की, और उसमें फोकस ये है कि हम करेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पर चर्चा। मीनिंग देखिए आप फोर्सेस जो मतलब जो आपका मल्टीपल चार्जेस के बीच में चर्चा करने का क्या पर्पस है, अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या, नहीं,
अरे ऐसे तो बहुत कुछ है, यू हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बहुत कुछ है भैया। अब लेकिन क्या अभी के अभी सब खत्म कर देंगे एकदम ताबड़तोड़, अभी के अभी सब हो जाए? नहीं, खबर मतलब सबर रखिए। खबर क्या होता है सबर रखिए, ठीक है। तो यहां फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का मतलब है, इसी को एक नाम दिया जाता है और उसे कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? मैं इसका एक ब्रीफ छोटा आपको वर्जन देकर फिर छोड़ दूंगा। डोंट वरी, मेरा एक लेक्चर का कंटेंट फिक्स है, जो मैं आज सोच के आया था उतना ही पढ़ाया मैंने। और आज क्या करेंगे मतलब ये है कि मैं क्या आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं उस पर चर्चा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? वो ये कहता है, वो एक सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर अभी हमने जो जस्ट थोड़ी देर पहले अभी जो हमने पढ़ा, जो हमने क्वेश्चंस किए, जो बातें हमने की, जिन पर चर्चा की, आपने अगर उनको ध्यान से देखा हो तो एक बात आपको पता चलेगी कि हमने प्रैक्टिस किया, कैलकुलेशन वाली चीजें भी की, कैलकुलेटिव था, और कुछ मैथमेटिकल पॉइंट सीखे, रिवीजन लगाया पूरे लेक्चर में। मतलब आप समझ लीजिए 25 से 30% तो पुराने लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि बार बार हिट करते रहें, पिन पॉइंट करते रहें उन बातों को जो बहुत जरूरी है, दे आर वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। तो हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे जो पढ़ना है, इस पे जाने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो उसी पर जाने से पहले आज की चर्चा का विषय वो है, क्योंकि मेरे तो ये आज की बात है, एक ही दिन में, बाकी लेक्चर जो पोस्ट करता हूं, क्रॉप इट, क्रॉप सही है, कट क्रॉप, ठीक है। तो फोकस क्या था, हम बात करेंगे, अरे हम तो इसको छोटा किए थे लेकिन ये फिर बढ़ गया। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारा YouTube की सीरीज के हिसाब से बात करें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ विल बी द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम उसके वेक्टर फॉर्म को डिराइव करेंगे, ऑब्टेन करके लाएंगे यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और उस क्योंकि वो एनसीईआरटी में है तो डेरिवेशन जरूरी है, और मैं हर वो चीज लूंगा, मैंने कहा आपको पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव और बोर्ड की दीवार बीच में खींचकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये फिजिक्स है, यहां जरूरी है समझना, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म को डिराइव करेंगे, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे वेक्टर फॉर्म में गिवन जो चीजें होती हैं उसको यूटिलाइज करेंगे वहां पुट करके वेक्टर फॉर्म में, लिटरली, भले ही वो एनसीईआरटी में ना हो, सिर्फ डेरिवेशन हो उसके बाद ना हो, बट कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जाएंगे पोजीशन वेक्टर ये सब में भी, ठीक है। फिर कैसे वेक्टर फॉर्म को यूज करेंगे, उसके बाद हम आएंगे सुपर पोजीशन में। सुपर पोजीशन एक सिंपल सी बात कहता है, हमने कूलम्स लॉ में स्केलर फॉर्म पढ़ा, यानी सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम क्या सीखे हैं कूलम्स लॉ से, अभी हम क्या सीखे हैं, तो अभी हम ये सीखे हैं कि भैया दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बीच में फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R², बस। और इस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नीट्यूड, चेंज, ऊपर नीचे, बढ़ाना घटाना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज, डिफिकल्टी, वो सब देख लें, लेकिन सिर्फ दो चार्ज के बारे में। अब मल्टीपल चार्जेस लाएंगे तो सिचुएशंस बनेंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। सर आपने कहा था कि वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ, बिल्कुल सही कहा था आपने, ये दोनों क्या होने चाहिए भैया, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अगर पॉइंट चार्जेस की जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दें तो क्या उसके लिए सवाल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। कैसे, वो भी सीखेंगे। तो धीरे धीरे जैसे हम हर चैप्टर को पढ़ते हैं, हर चीज को मैं पढ़ाता हूं, वैसे ही हौले हौले आपके साथ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में एक बात कि नेक्स्ट लेक्चर में दीजिएगा मेरा साथ। इस लेक्चर में थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, इफ यू आर लिसनिंग फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन को अभी तक सीखे हैं, सिर्फ कैसे चेंज होता है, क्या क्या होता है वो। फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में कैसे मल्टीपल चार्जेस हों, अगर Q1 Q2 Q3 Q4, और फिर कहा जाए कि भैया Q4 के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। और वहीं पर मल्टीपल क्वेश्चंस, और साथ ही साथ अगर पॉइंट चार्जेस ना हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, रॉड दे रखा हो, स्पीयर दे रखा हो, तो कैसे करते हैं उनका जुगाड़। यही है नेक्स्ट लेक्चर का फोकस। आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कहां है? यूट्यूब पर। और लास्ट में एक बात, जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं इस समय अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए,
डरिए मत, कुछ नहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं खो जाएगा। जहां जाना है वहां जाने के लिए लगे रहिए। आदमी सही रास्ते के चिंता में रास्ता कभी चलता ही नहीं है। कम से कम आप चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, डर तो रहे हैं कि कुछ गलत हो गया तो चिंता मत करिए। टेक दैट डिसीजन, एंड वंस यू टेक दैट डिसीजन, आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने साइकोलॉजिकल कोड को इंप्रूव करने के लिए कि आप अपनी बात सुनते हैं, उस डिसीजन के साथ बने रहिएगा। तो वंस यू टेक अ डिसीजन, स्टे विद इट एंड टेक इट टू द एंड।